ऑल ऑफ अ सडन आपको कहीं पहुंचना है और वेदर कंडीशन एकदम रफ हो गए। तो ऐसा हो रहा है अगर, तो आप एटलीस्ट वेदर चेक करिए। जैसे मैं तवांग गया था नवंबर दिसंबर में, और वो सबसे टफेस्ट टाइम है तवांग देखने का, क्योंकि कंटिन्यूस स्नोफॉल होता है, ब्लैक आइज बहुत ज्यादा होती है। मैं मोटरसाइकिल लेके 4 बार गिरा था। क्योंकि कितनी बार हाईवे सिकनेस में ये होता है, आप चला रहे हो, फिर याद अरे मैं चला रहा हूँ। ये स्पार्क होता है कोई कोई बार। बहुत बार हुआ है, बहुत बार ये तो नए नए सीख रहे हैं, 20-21 साल के होते हैं, जी। वो ओवर स्पीडिंग बहुत करते हैं। रात को मतलब नाइट राइड कर रहे हैं तो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, तो उससे ओवर स्पीडिंग से क्या होता है कि दूसरे राइडर्स को भी प्रॉब्लम हो जाती है ड्यूरिंग राइड। तो इसलिए ये सब चीज़ें जब न्यूज़ बाहर आती है तो लोग देखते हैं, तो उनको, पेरेंट्स को डर लगता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए उनका कंसर्न अपनी जगह सही है। नमस्ते और सलाम दोस्तों, मैं हूँ रजीन शेख फ्रॉम R3 एडवेंचर्स और आज हम लोग शूट कर रहे हैं एपिसोड 1 ऑफ द ट्रिपल आर शो। और आज के हमारे गेस्ट एक बहुत वेल नोन सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं, जिन्हें आप सब लोग द रोड रनर के नाम से जानते हो और हम चिराग भाई के नाम से जानते हैं। तो चिराग भाई, एक आप छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर आप देना चाहें तो। थैंक यू राजीन भाई, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जी। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मुझे आपके साथ आने का मौका मिला। तो मेरा नाम है चिराग सिंह जादौन एंड आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। राइड करते हुए मुझे लगभग 11 साल हो चुके हैं। 2 लाख प्लस किलोमीटर राइड कर लिया है, और भारत का कोना कोना अपनी मोटरसाइकिल से घूमा हुआ है। राइड्स तो बहुत की है, लेकिन जो राइड ने मुझे मेरी पहचान दी, वो आज से 1.5-2 साल पहले मैंने की थी। दैट वाज ऑल इंडिया राइड। अहमदाबाद से राइड स्टार्ट की थी, भारत का कोना कोना हमने घूमा था मोटरसाइकिल से। नॉर्थ इंडिया के पहाड़ों, ब्यूटीफुल पहाड़ जो है हमारे उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख के, साउथ इंडिया के बीचेस है, सेंट्रल इंडिया के ऐसी ब्यूटीफुल लोकेशन से, हिडन जेम्स है, वो सब सब चीज़ हमने मोटरसाइकिल से घुमा था। तो वो राइड ऐसी है, जो वो मेमोरी ऐसी है जो मेरे साथ हमेशा जीवन भर रहेगी। और ये हर किसी को एक बार ही, मतलब अगर आप राइडिंग से रिलेटेड हो और राइडिंग ना भी करते हो तो भी एक बार अपना देश घूमना चाहिए, क्योंकि अपने देश की बात अलग है। एक्चुअली मैं ऐसा कहूँगा कि जैसे सोशल मीडिया में काफ़ी लोग हैं ना, ये देखते हैं कि चले गए अब, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है वर्ल्ड में घूमने जा रहे, कर रहे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पहले अपना देश देखिए। क्योंकि मैंने एक्चुअली अभी तक पासपोर्ट नहीं बनाया है। पासपोर्ट शायद 1 महीने पहले मेरे पास आया है। हाँ, जो ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि जैसे एलिजिबल है, पासपोर्ट बना रहे, घूमने जाए। मैंने सोचा था हमेशा से कि पहले अपना देश का मैं कोना-कोना घूमूँगा, हर चीज़ को जानूँगा, क्योंकि हमारे देश के पास सब कुछ है। आपको पहाड़ चाहिए वो मिलेंगे, बीच चाहिए वो मिलेंगे, आपको ऐसी-ऐसी लोकेशंस मिल जाएगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आप अगर मीन्स ऐसा कह सकते हो कि हाँ, हमारे देश में टूरिज़्म इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसे-ऐसे हिडन जेम मिलेंगे जब आप देश घूमने निकलोगे, कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना ब्यूटीफुल है हमारा देश। और हमारे देश में ये, मतलब आप देखो कि आप स्टेट चेंज करोगे ना, तो पूरा क्लाइमेट, पूरा वेदर, पूरा सीनिक व्यू सब चेंज हो जाता है। यही सब चीज़ें जानने जैसी है हमारे देश के बारे में, और इसीलिए हम लोग ऐसे गेस्ट को लेके आते हैं जिन्होंने हमारा देश देखा है, जगह घूमी है, बीट नेशनल, बीट इंटरनेशनल, कुछ भी हो। बट ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसे लोगों से सीखें और इंस्पायर हो। और मैं जब भी ऐसे किसी भी ट्रैवलर से मिलता हूँ, टूरिस्ट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टूरिस्ट एंड ट्रैवलर। तो मैं जब भी किसी ट्रैवलर से मिलता हूँ, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप राइडिंग में हो तो व्हेन वाज़ द फर्स्ट स्पार्क, जब आपको लगा कि नहीं, आई आई लाइक राइडिंग दिस, और मुझे ये अच्छा लगता है। तो ये कब हुआ था सबसे पहली बार? तो बात है शायद 2007 या 8 की। आई वाज़ इन 10th क्लास। तो मेरे फादर ने उस टाइम पे स्कूटर आया था कि इटर्नो, हाँ, वो लिया था। और वो लेते ही डैडी और मम्मी दोनों वो यहाँ से चले गए थे अंबाजी, हाँ, उस पे। तो उस टाइम पे फर्स्ट मुझे ऐसा इंटरेक्ट हुआ कि हाँ, ऐसे दूर-दूर जाते हैं लेके। तो फिर मैंने डैडी से बात की, तो उन्होंने बताया कि वो उनके टाइम पे स्कूटर लेके माउंट आबू, उदयपुर, यहाँ-वहाँ सभी जगह जाया करते हैं। क करते थे पहले भी, तब की बात है, मैं 10th में था। उसके बाद ग्रेजुअली चीज़ें आगे बढ़ी, और जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया तो डैडी ने मोटरसाइकिल दिलाई, और मैं वो मोटरसाइकिल से ही, और मैंने गोधरा से किया है बीटेक। तो मोटरसाइकिल से ही आता-जाता था अहमदाबाद से उस टाइम पे, 2009-10 में। जब भी मैं वीकेंड पे आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो तब से थोड़ी-थोड़ी हॉबी ऐसे डेवलप होने लगी थी, लेकिन मुझे तब तक ऐसे राइडिंग के बारे में नहीं पता था। तो जो आप राइडिंग गियर्स ले रहे हो, जो आप प्रोटेक्शंस यूज़ कर रहे हो, राइडिंग क्या है, तब मुझे नहीं पता था। उसके बारे में पता चला मुझे 2014-15 में आके, जब मैं इस चीज़ से रूबरू हुआ कि हाँ, राइडिंग कल्चर ऐसा है। फिर ओवर द पीरियड पीरियड ऑफ टाइम खुद को इम्प्रूव किया, गियर्स लिए, चीज़ों को समझा, बहुत अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स मिले, ब्रदर्स बन गए वो मेरे आज ऐसा। तो इस तरह से राइडिंग है, ये धीरे-धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे अंदर डेवलप हुआ है।
और मेरे राइडिंग ग्रुप से ही किसी ने मेरे को पूछा था कि अगर आप इंटरव्यू करो ना तो उनसे पूछना कि उनकी सबसे पहली बाइक कौन-सी थी? क्योंकि जो लोग अभी राइड करते हैं ना दे आर लाइक 400 500 सीसीज़ पे अभी होते हैं। बट जब वो लोग स्टार्ट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने स्टार्ट किया था आई वाज़ ऑन माय 160 अपाचे तब मैं बहुत लॉन्ग टूरिंग-वूरिंग भी खरीदा था 600, 800 किलोमीटर देंगे। तो आपकी पहली बाइक कौन-सी थी? तो ऐसे बाइक राइड की बात की जाए ना, तो जिससे मैंने फर्स्ट राइड किया अच्छा, तो वो मैंने 2015 में 350 क्लासिक लिया था, जो उस टाइम में व्हाइट कलर की आती थी मोटरसाइकिल। हाँ, तो वो लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि इसका एक्सपोज़र मुझे मिला था 2009-10 में, जब उस टाइम में पल्सर आती थी, तब मैं कॉलेज टाइम में था। तो उससे मैंने 300-400 किलोमीटर जाते थे हम घूमने। कुछ ना कुछ होता था, लेकिन उसको मैं बाइक राइड नहीं काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे कोई गियर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ऐसे ही चले गए। तो फर्स्ट 2015 आप कह सकते हैं कि तब से मैं बाइक राइड कर रहा हूँ और अभी तक कंटिन्यू है। तो आपने जब बिगिनिंग करी थी तब अपने एरिया में मतलब फॉर एग्जांपल हमारे गुजरात में उस टाइम पे राइडिंग कल्चर कैसा था? जैसे अभी तो काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी सारे राइडिंग ग्रुप्स हैं, लोग राइड्स करते हैं, बट उस टाइम पे कैसा था जब आपने बिगिनिंग की? तो उस टाइम पे ऐसा ग्रुप जैसा नहीं हुआ करता था इतना ज़्यादा। जैसे आप जहाँ से भी आप मोटरसाइकिल जिस शोरूम से ले रहे हो, तो वहाँ पे आपका डेटा उनके पास होता है जनरली। तो वो लोग वीकेंड राइड ऑर्गेनाइज़ किया करते थे। तो ऐसे ही मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने ऐड किया कि ऐसे हम राइड ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। अहमदाबाद से जाएँगे उदयपुर और कुंभलगढ़ वगैरह। तो उसमें ऐड किया और कहा कि आप आना चाहते हो तो आप जॉइन हो सकते हो। तो दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम मैं अहमदाबाद से ग्रुप के साथ जॉइन हुआ था और उदयपुर गए थे और वहाँ से कुंभलगढ़ गए थे और फिर वापस आए। 2 दिन का राइड था। तो वो ऐसा फर्स्ट टाइम था जब मैंने राइड किया था। वो राइड में कुछ खराब एक्सपीरियंस भी हुए थे कि मैं मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे निकल रहा हूँ हाईवे पे बिना किसी सेफ्टी के और बहुत बड़ा ग्रुप था, तो बड़े ग्रुप में थोड़े प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। लेकिन वो ऐसा फर्स्ट था कि वहाँ से मैं सीखा हूँ कि हाँ, राइड किस तरह से आपको करना चाहिए। मतलब यही है कि आप किसी कल्चर में इंट्रोड्यूस होते हो तो आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो, लोगों की राइडिंग स्टाइल देखते हो, तब जाके पता चलता है कि हम में इतनी मिस्टेक्स हैं और इतनी चीज़ों पे मुझे भी काम करना है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब आप वो इनिशिएटिव लेते हो ना कि नहीं अभी मैं उतरा हूँ तो मुझे करना है और मुझे सीखना है और जो पॉजिटिव अप्रोच होता है वो होना चाहिए हर किसी के अंदर। तो यही था और मैंने जब पहली लॉन्ग राइड करी थी ना तो मैंने जब घर पे बताने के लिए मुझे प्लानिंग मैंने कर ली थी हफ्ता भर पहले। फिर भी मुझे 3-4 दिन लगे उस चीज़ को प्लान करने में कि मैं इसे घर पे कैसे प्रेज़ेंट कैसे करूँगा। हाँ। तो वैसे ही आप जब पहली लॉन्ग राइड इंट्रोड्यूस करी थी घर में कि पापा मुझे इतना किलोमीटर्स ऐसे जाना है, तो कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब आपको खुद को वो डर था या फिर एक्साइटमेंट थी? प्लानिंग कैसा था आपका? तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बाय गॉड ग्रेस कि मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता है घर पे। कि मैंने एक बार डैडी से कहा, जब शुरुआत की बात है, जब 15-16 में जब कर रहा था, तब उनको थोड़ी चिंता हुआ करती थी कि बाइक लेके निकल रहा है, जा रहा है। जब उन्होंने धीरे-धीरे ग्रेजुअली देखा कि नहीं, जा रहा है और अच्छी तरह से करके आ भी रहा है घर पे, फिर उनको ट्रस्ट आने लगा। फिर मुझे इतना ज़्यादा उनको नहीं बताना है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, बस बाइक राइड पे जा रहा हूँ, ये फ्रेंड्स साथ में है, यहाँ जा रहा हूँ और इतने दिन में वापस आ जाऊँगा। फर्स्ट राइड ऐसा कहा था कि मैंने जो लॉन्ग राइड थी, जो 17-18 दिन की थी, उस टाइम पे थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि शायद प्रॉब्लम हो सकती है, कैसे बताऊँ, क्या करूँ? लेकिन मैंने बताया तो माय डैड वाज़ लाइक, "हाँ, जाके आओ, मन है तो बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि जो भी इच्छा शक्ति है उसको ना दबाओ। अगर तुम करना चाहते हो, तो उस चीज़ को ज़रूर कर दो।" उस चीज़ में तो मैं बहुत लकी रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग क्या डरते रहते हैं और वो डर के मारे ना घर पे पूछते ही नहीं है कि यार मना कर देंगे, पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। बट एटलीस्ट एक ट्राई करना चाहिए कि ऐसे जाना है, होना है। फैमिली अपनी जगह सही है, उनके कंसर्न्स हैं कि ऐसा होता है, काफ़ी इंसिडेंट होते हैं, लेकिन हमें भी अपनी सेफ्टी के साथ चलना होता है। लोग बच्चे क्या जो नए-नए सीख रहे हैं, 20-21 साल के होते हैं, वो ओवर स्पीडिंग बहुत करते हैं। रात को मतलब नाइट राइड कर रहे हैं तो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, तो उससे ओवर स्पीडिंग से क्या होता है कि दूसरे राइडर्स को भी प्रॉब्लम हो जाती है ड्यूरिंग राइड। तो इसलिए ये सब चीज़ें जब न्यूज़ बाहर आती है तो लोग देखते हैं, तो उनको पेरेंट्स को डर लगता है कि ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए उनका कंसर्न अपनी जगह सही है। लेकिन आप एक मैच्योर राइडर के साथ राइड करिए, आपको कभी भी करनी है तो। आप अगर बिगिनर हो तो किसी मैच्योर के साथ जाइए। आप सभी बिगिनर्स रहोगे तो प्रॉब्लम शायद हो सकता है, लेकिन एक अच्छा राइडर है जिसको एक्सपीरियंस है राइडिंग का, तो आपकी राइड सक्सेसफुल ही रहेगी। ऑब्वियसली और आपकी जो सबसे पहली ये 17-18 की राइड थी वो कौन से लोकेशन की? हाँ, मैंने मीन्स जो बात है 2021 की अराउंड नवंबर, तो तब मैं कुछ ऐसे भारत का मैप देख रहा था बैठ के। एज़ अ राइडर रहता है मुझे कि मैं मैप हमेशा अभी भी मैं 1 मंथ में 1 बार मैप खोल के देखता हूँ, भारत का एक-एक जगह ढूँढता हूँ, कहाँ पे क्या है ऐसा सर्च करता रहता हूँ, कि ऐसे कौन-सी हिडन प्लेसेस हैं। तो मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ रहा था तब, तो पढ़ते मैं अरुणाचल पहुँच गया और वहाँ मेरी नज़र पड़ी तवांग पे।
तवांग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन लोकेशन यू कैन से। बहुत ही ब्यूटीफुल है तवांग। मतलब मैं बोलता हूँ कि हर किसी को एक बार जीवन में तवांग ज़रूर जाना चाहिए। वो आप मतलब वो अनरियल प्लेस है। पूरा अरुणाचल है दैट इज़ रॉ ब्यूटी। जैसे हिमाचल, उत्तराखंड है बहुत ब्यूटीफुल है, पर आप अरुणाचल जाओगे ना, तब आप रियलाइज़ करोगे कि है कुछ और हमारे देश में। तो मैंने अहमदाबाद से गुजरात इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ भारत, के वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है वो गुजरात है, और अरुणाचल दैट इज़ द ईस्टर्न मोस्ट। हाँ, तो मैंने वेस्ट टू ईस्ट राइड किया था 2021 में नवंबर में। राइड शायद 17-18 दिन चली थी और 5,500 किलोमीटर की थी। और ये राइड पे मैंने जो भारत-नेपाल बॉर्डर भी देखा था, भारत-भूटान बॉर्डर भी, भारत-चाइना बॉर्डर भी। तो ये तीनों बॉर्डर है ना, ये राइड पे मैंने फर्स्ट टाइम, तो ये मेरा सबसे पहला लॉन्ग राइड था जो मैंने घर से सब किया था। और ये एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। मतलब कल उठ के आप बैठे हो दोस्तों के बीच में या फिर अपने इन फ्यूचर अपने बच्चों के सामने, तो यू हैव सम अचीवमेंट्स कि नहीं नहीं ये चीज़ें मैंने करी हुई है जवानी में, मैं यहाँ तक जाया था, यहाँ तक इतने किलोमीटर्स मैंने निकाले हुआ ये। और 17-18 दिन मतलब इतना प्लानिंग लगता है, इतना कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करना पड़ता है कि यहाँ से यहाँ जाना है, ये हाईवेज़ चूज़ करने हैं, ये हाईवेज़ के बारे में रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि कितने हाईवेज़ कोई जगह पे ऐसी टेरिटरीज़ होती हैं जो रिस्की भी होती है, जहाँ से आप निकल रहे हो। तो अगर आपने उसके बारे में रिसर्च नहीं किया और आप कहीं पे फँस गए, दैट इज़ ऑल्सो अ रिस्की पार्ट। एग्ज़ैक्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जैसे कि आप ये राइड की बात कर रहे हो, तो उसमें कोई ऐसा आपने तो प्लान किया कि ये वेदर है, ये सही है, बट ऑल ऑफ अ सडन आपको कहीं पहुँचना है और वेदर कंडीशन एकदम रफ़ हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में आप उसे कैसे हैंडल करते हो कि आप डिसीज़न मेकिंग कैसे करते हो? तो जनरली ऐसा रहता है कि मैंने तो जब उस टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं किया करता था, लेकिन अब करता हूँ। तो ऐसा हो रहा है अगर, तो आप एटलीस्ट वेदर चेक करिए। जैसे मैं तवांग गया था नवंबर-दिसंबर में, और वो सबसे टफेस्ट टाइम है तवांग देखने का, क्योंकि कंटिन्यूअस स्नोफॉल होता है, ब्लैक आइस बहुत ज़्यादा होती है। मैं मोटरसाइकिल लेके 4 बार गिरा था। अ, हाँ, तवांग जाते मीन्स जो तवांग से 100 किलोमीटर पहले जो गुवाहाटी के बाद का जो तो रास्ता है, जैसे आपके अरुणाचल के पहाड़ स्टार्ट होते हैं, उसके बाद आपको कंटिन्यूअस स्नोफॉल मिलेगा, और वो स्नोफॉल ऐसा कि ब्लैक आइस बन जाता है। डेडली हो जाता हाँ, और मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। तो उस पे चेन लगाना है आपको, ये करना, मुझे पता ही नहीं था उस टाइम पे ऐसा कुछ होता है। तो वहाँ मैं शायद 4 बार गिरा था मोटरसाइकिल लेके। लेकिन तब से मैंने सोचा कि आप कभी भी कहीं भी लोकेशंस पे जा रहे हैं, एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर ली जाए कि ये सही टाइम तो था वो। लेकिन मेरे पास सही शायद इंस्ट्रूमेंट नहीं था कि वो उसको यूटिलाइज़ कैसे किया जाए। लेकिन बहुत बढ़िया था, वो एकदम परफेक्ट टाइम था तवांग विज़िट करने का, कि स्नोफॉल हो रहा है, पूरा एकदम व्हाइट, ऐसा बोल सकते हैं कि स्नो वंडर बन चुका था उस टाइम पे अरुणाचल के मोस्ट ऑफ द पार्ट। तो ये एक ज़रूरी है कि आप जब भी आप कहीं जाइए तो वो टाइम का रिसर्च ज़रूर करिए कि वो टाइम पे वहाँ वेदर कंडीशन क्या है। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना कि आप अकेले गए हो, एक तो सोलो राइड कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में जब फँसते हो ना, तब सच में आप मानोगे नहीं, लोकल्स का सपोर्ट अटमोस्ट होता है। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई सिचुएशन हुई कि कहीं मैं फँस गया, तो नियरेस्ट पॉइंट पे जो जो भी लोकल होगा ना, मैं अगर उनको अप्रोच करूँ ना, वो बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपकी हेल्प करते हैं। आपका कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा है कि आप कहीं पे फँसे हो और आपने किसी का अप्रोच लिया हो कि मुझे हेल्प चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, एग्ज़ैक्टली। हाँ, मैं ऐसे 2 इंसिडेंट बताना चाहूँगा। तो मैं ऑल इंडिया राइड पे था। तो ऑल इंडिया राइड पे मैं शायद छत्तीसगढ़ के किसी पार्ट में था। मुझे एग्ज़ैक्टली वो लोकेशन याद नहीं है। तो वहाँ पे क्या था कि मेरे दोनों फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। और मैं कंटीन्यूअस राइड किए जा रहा था। मुझे पता था कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है और ये हाईवे है। लेकिन बीच-बीच में क्या डाइवर्जन्स होते हैं जगह-जगह, ये वो। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं रोड भूल गया हूँ या क्या। उसी टाइम पे क्या था कि छत्तीसगढ़ में मानसून चल रहा था। और छत्तीसगढ़ में जो मानसून होता है ना, वो ऐसा नहीं होता है जो हमने यहाँ देखा है। वहाँ इंटेंस मानसून होता है। वहाँ बारिश ऐसी होती है कि आपके अगर हेलमेट पे पानी लग रहा है तो आपको लगेगा कोई पत्थर फेंक रहा है ऊपर से, इतने हेवी जो पानी की बूंद होते हैं वो गिरते हैं। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस क्या था, मैं राइड किया जा रहा हूँ और 3 दिन से वो बारिश में ही राइड किया था। मेरे जो पैर थे ना वो गल चुके थे, ऐसा मतलब व्हाइट हो गए थे पूरे। फिर भी मैं कर ही रहा था कंटीन्यूअस। तो उस टाइम पे मेरे दोनों फ़ोन डेड हो चुके थे। मोबाइल में जो चार्जर था उससे चार्ज नहीं हो रहा था। और मैं कहीं फँसा हुआ था, तो ऐसे ही एक शेल्टर मैंने देखा, तो वहाँ जाके रुक गया मैं। बोला ठीक है, जो होगा देखेंगे, यहाँ थोड़ी देर खड़े रहते हैं। इतने में 2 मोटरसाइकिल लेके भैया आए, उन्होंने देखा मुझे तो वो रुक गए मेरे पास आके। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, कैसे हो? तो मैंने उनको बताया ऐसा-ऐसा है, मैं ऐसे फँसा हुआ हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझे नियर बाय टी स्टॉल पे लेके चाय पिलाई। फिर उन्होंने बताया पूरा कैसे कहाँ जाना, उन्होंने मोबाइल वगैरह जो चार्ज करने में मेरी हेल्प की। मुझे थोड़ा रिलैक्स कराया, मैं घबरा गया था थोड़ा उस टाइम पे। और फिर हाँ। उसके बाद फिर जब आधा 1 घंटा हुआ, रिलैक्स हो गया, उन्होंने मुझे कंफर्टेबल फ़ील किया, उन्होंने अपना मोबाइल भी दिया मुझे। मैंने जो मेरे फ्रेंड है उनको फ़ोन किया, प्रीत भाई को फ़ोन किया था मैंने बताने के लिए ऐसा-ऐसा हुआ मेरे साथ।
मैं उनको सब बता दिया करता हूँ, कुछ भी होता है तो घर पे नहीं बताता हूँ, घर वाले डर जाते हैं इसलिए। फिर जब मैं नॉर्मल हो गया, बारिश भी थोड़ा कम हो गया, तब उन्होंने मुझे गाइड किया, आप ऐसे-ऐसे जाइए। तब तक मोबाइल भी चार्ज हो गया था, मैप चालू हो गया था, ऑफलाइन मैप भी मैंने देख लिया, तो फिर मैं आगे बढ़ा। और सेकंड इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगा, जब मैं जा रहा था हैदराबाद, तो जब पैनियर्स वगैरह लगाए हुए थे और लगभग साढ़े 8 पौने 9 बजे थे रात को, मैं 60-70 की स्पीड में राइड कर रहा था और अचानक से एक पैनियर निकल गया मोटरसाइकिल से और ज़ोर से गिरा ऐसा रोड के बीच में, और वो हाईवे था। तो वो जब तक मैं आगे रुका तो शायद 500-700 मीटर निकल गया था, उसके बाद जाके मैं रुका, मैंने देखा गिर चुका है, तो मैंने मोटरसाइकिल रखी और दौड़ के गया, लेके आया। तो उस टाइम पे क्या होता है कि ऐसा कुछ होता है ना, तो आपके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, बहुत सांस फूलने लगती है, वो सब होने लगता है। तो मैं चाहकर भी पहनने से एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। बाकी वो चीज़ मेरे लिए नॉर्मल है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा था, मेरा हाथ-पैर काँप ये सब हो रहा था। तो और वहाँ पे क्या था, पूरा डार्क था। एक्चुअली हाईवेज़ पे क्या होता है कि सिटी आती है ना, तो स्ट्रीट लाइट वगैरह होते हैं, लेकिन जैसे ही आप सिटी क्रॉस करोगे तो पूरा डार्क हो जाता है वो। तो उस टाइम पे हाँ, एक भैया थे, वो पता नहीं अचानक आके रुक गए मेरे पास पूरे अंधेरे में। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई रुकने के लिए था ही नहीं। तो रुके, उन्होंने पूछा मेरे से कि डू यू नीड हेल्प? तो मैंने बोला हाँ, आई वांट टू माउंट दिस पैनियर्स ऑन माय मोटरसाइकिल बट आई एम अनएबल टू डू सो। तो उन्होंने बताया कि ऐसा-ऐसा है। मैंने उनको वीडियो दिखाया, मैं साइड में खड़ा हो गया, उन्होंने माउंट कर दिया पूरा करके, फिर वो मेरे साथी के नेक्स्ट टाउन उनका घर था। और उस टाइम पे मैंने प्रीत भाई से हेल्प ली थी फ़ोन करके कि कैसे करना है, उन्होंने पूरा गाइड किया था, हमने वीडियोज़ भी देखे। तो फिर नेक्स्ट टाउन तो लगभग 20-22 किलोमीटर वो मेरे पीछे रहे, आगे भी नहीं, कि आप साथ में चलो। वहाँ जाके रुके, तो फिर मैंने उनको चाय ऑफ़र की, हमने बैठ के चाय पी और बातें की बहुत सारी, और आज भी वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में है। उस दिन से आज तक शायद डेढ़ 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी हमेशा बात होती रहती है, ऐसा है। ऐसे ना फरिश्ते भेजते हैं ऊपर वाला, और वो उनका निकलना उसी टाइम पे वहीं से होता है, और ये सब प्लान्ड होता है। बट कोई रूट्स होते हैं ना जो स्ट्रेट होते हैं, मुझे पता है कि अभी 100 किलोमीटर यही हाईवे है और कुछ है ही नहीं, और दिन का टाइम है, कोई रिस्क भी नहीं है, ये वो। तो ऐसे में आप बोर्डम कैसे मैनेज करते हो? जैसे कि चलो इंटरकॉम तो गाने-वाने से खत्म हो गया, इंटरकॉम का चार्जिंग खत्म हो गया, और ऐसे में बोर्डम कैसे मैनेज करना होता है? कोई सिचुएशन ऐसी? अ, मतलब ऐसा है कि मैंने इंडिया राइड पे इंटरकॉम नहीं लिया था। अच्छा, हाँ, उसके बाद लिया, मैं ब्लूटूथ यूज़ करता था, इंटरकॉम तो मैंने अभी लिया है, और वो भी मैं तब यूज़ कर रहा हूँ जब मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, नहीं तब मैं हमेशा मीन्स रास्ते एन्जॉय करना में ज़्यादा, मैं क्या राइड पे निकले हैं, गाने तो हम कहीं पे भी सुन सकते हैं, तो राइड के मज़े लीजिए। तो आप जब आप दिल्ली से जाओगे लखनऊ के लिए, तो जो आगरा एक्सप्रेसवे जो आगरा को लखनऊ से कनेक्ट करता है, तो वो क्या स्ट्रेट हाईवे है, दैट इज़ अराउंड 400 किलोमीटर, आई थिंक 350-400, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। और वो हाईवे ऐसा है ना कि आपको ऐसा लगेगा अभी तो ये गया था रोड, अभी तो ये बोर्ड गया था, अभी तो ये हुआ था, और वो हाईवे पे मैंने 2 बार राइड किया है। तो वहाँ पे ऐसा है कि वहाँ पे मेरे को बोरियत फ़ील होती थी, तो एवरी 50, 60 या 70 किलोमीटर पे मैं रुकता था, मुँह धोता था, किसी फ्रेंड को फ़ोन लगा लिया, बात कर ली 1-2 मिनट खड़े होके, फिर से मोटरसाइकिल पे बैठा और फिर चल दिया। अब जब ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रिपीट होने लगती है ना, तो आप इल्यूज़न में चले जाते हो। हाँ, आपको नहीं पता चलता है कि सामने से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे खुद को डाइवर्ट करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि गाने सुनना ज़रूरी है। गाने सुन लीजिए, या और इससे भी अच्छी चीज़ मैं बताऊँगा ना कि आपको किसी का पॉडकास्ट पसंद है तो वो सुनिए। सबसे बेस्ट है। गाने से भी अच्छी चीज़ ये मुझे ऑल इंडिया राइड से मिली है चीज़, कि मैंने बहुत ही अच्छे-अच्छे पॉडकास्ट सुनना स्टार्ट किया। नहीं, मैं पॉडकास्ट का जो एक्सपोज़र मुझे ऑल इंडिया राइड पे हुआ था। जब मैं बहुत ज़्यादा बोर हुआ, मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मुझे कभी-कभी बोरियत फ़ील होती है, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पॉडकास्ट भेजे कि ये पॉडकास्ट सुना कर। देखता नहीं था, मैं सुनता था, कि लगा दिया, सुन रहा हूँ। जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, मुझे टेक्नोलॉजी में, साइंस में, इनोवेशन में, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, तो मैं उस चीज़ के पॉडकास्ट मैंने रख लिए और वही मैं सुना करता था। लेकिन उस टाइम पे जब मैं बोर हो रहा हूँ, लेकिन राइड है, तो राइड को एन्जॉय कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं बोर्डम को काउंटर करता हूँ। नहीं, ये पॉडकास्ट काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि आपके माइंड को ऑक्यूपाइड रखती है। आप, क्योंकि कितनी बार हाईवे सिकनेस में ये होता है, आप चला रहे हो, चला रहे हो, चला रहे हो, फिर याद, अरे मैं चला रहा हूँ, ये स्पार्क होता है कोई-कोई बार, बहुत बार हुआ है, बहुत बार ये तो। तो ये होता रहता है हाईवेज़ पे। तो इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके पर्सपेक्टिव से, कि अगर मुझे इतना टू एंड फ्रो मेरा इतना है, तो मैं कितनी चीज़ें ध्यान में रखता हूँ जो मेरे लिए नेसेसरी है, क्योंकि अननेसेसरी कितनी चीज़ें कितनी बार आपकी पैकिंग में भी अननेसेसरी आ जाती है, जिसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बट वो लगेज कैरी होता है। तो मैं सबसे पहले है ना किलोमीटर्स देख लेता हूँ, जी। कि अगर जैसे हमारे जो भारत के रोड पे आप कितना भी तेज़ चला रहे हैं, आपकी एवरेज रहेगी 50-60 की पर आवर। कितना भी आप तेज़ चला लो, इतनी एवरेज देती है, मेरा एक्सपीरियंस है। आप कार चला रहे हो तो दैट इज़ अराउंड 70-80, और बाइक में 50-60 ही रहेगी, आप कितना भी तेज़ चला लो, ये रहता ही है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो बॉडी को रेस्ट नहीं देते, स्ट्रेच करते हैं, वो अलग चीज़ है, पर
पर डे में आप मतलब 500, 600 या 700 मैक्सिमम चला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते हो। सजेस्ट के 500 इज लाइक मच इन। मैक्स, हाँ, हाँ। तो जैसे यहाँ से अगर मैंने श्रीनगर डाला मैप में, तो दैट इज़ अराउंड आई थिंक 1800, 2000 शायद हो सकता है इतना। हाँ, तो मैं उसको कैलकुलेट करूँगा कि अगर मुझे श्रीनगर जाना है और आना दोनों है, तो मैं देखूँगा कि हाँ, मैक्सिमम मैं 500 पर डे चला सकता हूँ, दैट इज़ 4 डेज़। और 1 डे मैं हमेशा एक्स्ट्रा रखता हूँ कि कोई भी ऐसी सिचुएशन के लिए, कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे 1 दिन कहीं एक्स्ट्रा रुकना है, मेरी तबीयत ख़राब हो गई या वेदर कंडीशन कुछ ऐसी हो गई। कोई हाँ, बहुत कुछ होता है मोटरसाइकिल में। तो ये चीज़ मैं हमेशा रखता हूँ कि 50 की एवरेज और 10 से 12 घंटा मैक्स चलाना, उससे ज़्यादा नहीं। हमेशा सुबह जल्दी चालू करो, 4 साढ़े 4 बजे निकल जाओ, कहीं भी आपको जाना हो। ऐसा जितना आप लेट करोगे उतना आप परेशान होगे। जो सुबह के जो 5-6 घंटे होते हैं वो बेस्ट होते हैं राइड करने के लिए। अब साढ़े 4 तक निकल गए, अब 11 बजे तक राइड करिए, 11 साढ़े 11, 12 तक करिए, 6-7 घंटे राइड कर लिया, 300 साढ़े 300 किलोमीटर हो जाएगा। फिर बॉडी को रेस्ट दीजिए, कोई भी अच्छा सा एक ढाबा ढूँढिए, ये मेरी प्रैक्टिस है। मैं कोई भी ऐसा अच्छा सा एक ढाबा ढूँढ लेता हूँ, जहाँ पे मुझे खटिया मिल जाए, मैं रेस्ट कर सकूँ। सबसे पहले वहाँ खाना खाया और उनको, यानी आप रिक्वेस्ट करोगे तो कोई मना नहीं करेगा। मैं एक बार मेरे मोटरसाइकिल की चाबी भी उनको ही दे देता हूँ, आपको हटानी है तो हटा देना, और उनकी खटिया पे सो जाता हूँ। 2-3 घंटे रेस्ट किया, उठे, चाय पी और फिर वहाँ से निकल गए। और लगेज में ऐसा रहता है ना कि मैं हमेशा कुछ चीज़ें हमेशा साथ में रखता हूँ। कपड़े एक बार कम हो गए तो चलेगा, लेकिन मोटरसाइकिल के जो आगे-पीछे के टायर की ट्यूब, वो मेरे हमेशा टॉप बॉक्स में हमेशा रहती है। एक जो क्लच केबल है, वो मैं हमेशा एक्स्ट्रा लगा के रखता हूँ। और जो भी आपका ल्यूब वगैरह का सामान है वो रखिए, पंक्चर किट अगर आप यूज़ कर सकते हो तो वो रखिए। इतनी चीज़ आपको हमेशा रखनी है जब भी आप बाइक राइड कर रहे हो, तो इस तरह से एग्ज़ैक्टली, हाँ। तो ऐसी कुछ चीज़ें मैंने बना के रखा है, वो मेरे टॉप बॉक्स में हमेशा रहता है। भले 1 दिन की राइड हो या 10 दिन की हो, ये चीज़ें हमेशा परमानेंट टॉप बॉक्स में मैंने रखी दी है। एग्ज़ैक्टली, हाँ। अच्छा फॉर्मूला है, आप लोगों को भी यूज़ करना चाहिए। तो ये होता है इस हिसाब, और फ्यूल कंज़प्शन और वो तो आप हाँ, फ्यूल कंज़प्शन मीन्स जैसे एवरेज में गिन लेते हैं कि अगर 25-30 का एवरेज दे रहा है तो कितना क्या होगा? और अगर आप नेशनल हाइवेज़ पे राइड कर रहे हो तो हार्डली आपको 3-4 किलोमीटर में फ्यूल स्टेशन मिल ही जाता है। हाँ, हाँ, स्टेट हाइवेज़ में है तो थोड़ा देख लीजिए एक बार कि ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि एकदम पीक पॉइंट पे पहुँच गया हूँ, खत्म होने वाला है तब जाके मुझे पेट्रोल पंप मिल रहा है। तो उस टाइम पे अगर आप जेरी कैन यूज़ कर रहे हो दैट इज़ गुड एंड फाइन। मैं जनरली यूज़ नहीं करता हूँ, मेरे पास है लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया आज तक। मैं जो अपनी 1 या 2 लीटर की बोतल में एक्स्ट्रा पेट्रोल रख लेता हूँ, जो कि आगे जो बॉक्स लगा है उसमें रखा रहने देता हूँ। हाँ, कभी इमरजेंसी के टाइम में आप मेरे भी काम आ सकता है और किसी और के भी काम आता है, तो ऐसा कहीं देखता भी हूँ मैं, अगर किसी को नीड है, तो तुरंत आपको दे देना है। और क्या नेशनल हाइवेज़ पे जनरली बोतल में पेट्रोल नहीं देते, पर स्टेट हाइवेज़ के पेट्रोल पंप होते हैं उनमें दे देते हैं। तो 1 या 2 लीटर मैं ऐसा रख लेता हूँ एक्स्ट्रा साइड में। और कहीं भी आपका जैसे रिज़र्व में मोटरसाइकिल आ रहा है, तो तुरंत फिलिंग करा लीजिए, तुरंत ही। आप हाँ, वेट मत करिए, क्योंकि ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि जैसे नेशनल हाइवेज़ पे हूँ मैं, मुझे दिख रहा है पेट्रोल पंप सामने है, लेकिन मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बैरिकेड लगाए हुए हैं, पूरा क्रॉस आपको वापस आने के लिए आपको 20-30 किलोमीटर से आना होगा। हाँ, तो आपको लग रहा है कि मोटरसाइकिल में रिज़र्व में मोटरसाइकिल है या 50-60 किलोमीटर के बाद मेरे को अगर फ्यूलिंग कराना है, तो आप फ्यूलिंग पहले करा लीजिए, फिर अपनी राइड कंटिन्यू करिए। तो इस तरह के कुछ है फ़ॉर्मूलाज़। तो ये इनके बेसिक फॉर्मूला है। जैसे कि मैं जब भी इधर आई एम डूइंग अ ग्रुप राइड या फिर मैं सोलो या ड्यू कर रहा होता हूँ, तो मेरी एक हैबिट है कि मैं सारी चीज़ें एक पेपर पे लिख लेता हूँ। तो पेपर को मस्त रैप करके एक सेफ्टी गार्ड में रखता हूँ, जिसके अंदर इंक्लूडेड मतलब मेरे रूट पे जितने पेट्रोल पंप्स आते हैं ना, अगर आप चैट जीपीटी को बोलोगे ना, तो वो भी बना के देगा कि इतने-इतने पेट्रोल पंप्स इतने-इतने डिस्टेंस पे आते हैं, इतने-इतने स्टेज हैं। तो सेफर साइड के लिए मैं वो सारा डॉक्यूमेंट पेपर पे ले लेता हूँ, क्योंकि फ़ोन क्या कभी भी शट डाउन हो सकता है। तो ये मेरी हैबिट है। तो अभी तक हमने बात करी चिराग भाई की लाइफ की पास्ट के बारे में, और हम अगले एपिसोड में उनसे बात करने वाले हैं उनकी ड्रीम जर्नी के बारे में, द ऑल इंडिया राइड। तो तब तक के लिए आप बने रहिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ भाई कर दो, सब करोगे।